जब हम न्यूज़ देखते हैं और सुनते हैं कि यूएसए और वेनेजुएला के बीच टेंशन चल रही है, तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, क्या एक कंट्री को हक है कि वो दूसरी कंट्री के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करे? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या कोई पावरफुल नेशन सिर्फ अपनी पावर के बेस पर किसी इंडिपेंडेंट कंट्री के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट फोर्स यूज कर सकती है? क्या इंटरनेशनल रिलेशन सिर्फ स्ट्रेंथ पर चलते हैं या फिर वहाँ भी लॉ का रोल होता है? तो आज के इस वीडियो में हम वेनेजुएला और यूएसए मैटर को सिर्फ न्यूज या पॉलिटिक्स के एंगल से नहीं बल्कि इंटरनेशनल लॉ के कंसेप्ट्स, यूनाइटेड नेशंस चार्टर और हेड ऑफ स्टेट इम्यूनिटी के फ्रेमवर्क में समझेंगे, ताकि ये क्लियर हो सके कि इस पूरे इशू में लॉ क्या कहता है और पावर की लिमिट कहाँ तक है। इंटरनेशनल लॉ का सबसे पहला और सबसे बेसिक कंसेप्ट है सोवेरेनिटी। तो सोवेरेनिटी का मतलब होता है कि हर कंट्री अपनी टेरिटोरी के अंदर सुप्रीम होती है और कोई भी दूसरी कंट्री उसके पॉलिटिकल सिस्टम, उसकी गवर्नमेंट या उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में फोर्स के थ्रू इंटरफेयर नहीं कर सकती। यूनाइटेड नेशंस चार्टर का आर्टिकल 2 क्लॉज 4 क्लियरली कहता है कि कोई भी स्टेट किसी दूसरी स्टेट के अगेंस्ट मिलिट्री, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक फोर्स यूज नहीं करेगी। इसीलिए जब एक पावरफुल कंट्री किसी वीकर कंट्री के पॉलिटिकल सेटअप को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं होती, ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन बन जाता है। अब यहाँ एक और सीरियस लीगल क्वेश्चन उठता है, क्या किसी कंट्री का सिटिंग प्रेसिडेंट दूसरी कंट्री के द्वारा अरेस्ट या किडनैप किया जा सकता है? इंटरनेशनल लॉ में एक इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है जिसे कहते हैं हेड ऑफ स्टेट इम्यूनिटी। इसका मतलब ये होता है कि जब तक कोई प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में होता है, तब तक फॉरेन कोर्ट्स या फॉरेन मिलिट्री फोर्सेस उसके अगेंस्ट कोई कोवर्सिव एक्शन नहीं ले सकती। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक फेमस जजमेंट है अरेस्ट वारंट केस, जिसमें कोर्ट ने ये क्लियरली बोला कि किसी सिटिंग हेड ऑफ स्टेट को अरेस्ट करना इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट होगा। इसीलिए अगर कोई कंट्री ये क्लेम करे कि वो दूसरी कंट्री के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट डायरेक्ट एक्शन ले सकती है, तो वो क्लेम लीगल नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल होता है। यहीं से इस इशू का ह्यूमन राइट्स एंगल शुरू होता है, क्योंकि जैसे ही फोर्स यूज होती है, बेसिक ह्यूमन राइट्स ट्रिगर हो जाते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन को आर्बिट्रली अरेस्ट या डिटेन नहीं किया जा सकता, चाहे वो एक कॉमन सिटीजन हो या फिर एक कंट्री का प्रेसिडेंट। यूएसए अक्सर अपनी एक्शंस को नेशनल सिक्योरिटी या सेल्फ डिफेंस के नाम पर जस्टिफाई करता है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस चार्टर का आर्टिकल 51 क्लियरली कहता है कि सेल्फ डिफेंस तभी वैलिड होता है जब किसी कंट्री पर एक्चुअल आर्म अटैक हुआ हो और वो थ्रेट इमीडिएट हो। पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट, इकोनॉमिक सैंक्शंस या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आर्म अटैक नहीं होते। इसीलिए जब हम वेनेजुएला यूएसए मैटर को सिर्फ हेडलाइंस के थ्रू नहीं बल्कि इंटरनेशनल लॉ के लेंस से देखते हैं, तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, इंटरनेशनल लॉ पावर को कंट्रोल करने के लिए बना है, ना कि पावर के आगे झुकने के लिए। और इसीलिए इस पूरे इशू का सबसे इम्पोर्टेंट कंक्लूजन ये है कि सुपर पावर होना लॉ से ऊपर होना नहीं होता। इंटरनेशनल लॉ का रूल सिंपल है, माइट इज नॉट राइट, राइट इज डिसाइडेड बाय लॉ।